हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रॉब्लम ऑफ द डे में सॉल्व करेंगे एलोकेट मिनिमम पेजेस। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बाइनरी सर्च का। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा गिवन है इस प्रकार से कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स वेयर ईच एलिमेंट एरे ऑफ आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस इन द आइथ बुक। हमारे पास एक एरे गिवन है और उस एरे के अंदर जो भी जैसे ये जीरो इंडेक्स है, 1, 2 एंड 3, मतलब जितने भी इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके बुक। और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ पेजेज। उस बुक के अंदर कितने पेजेस हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इसमें फर्स्ट अगर मैं इसको 1 इंडेक्स से मानूं तो पहले इंडेक्स पे मतलब पहले बुक में 12 पेजेस हैं, दूसरे बुक में 34, तीसरे में 67 एंड चौथे में 90 ये पेजेस हैं। You are given an integer k representing the number of students. The task is to allocate books to each student such that हमें यहाँ पे k जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हमें बुक्स जो है वो इस दो स्टूडेंट्स को एलोकेट करानी है। और वो कैसे करानी है, कुछ कंडीशंस हमारे पास गिवन है। ईच स्टूडेंट रिसीव एटलीस्ट वन बुक, हर स्टूडेंट कम से कम एक बुक तो उसे मिलनी चाहिए। एंड ईच स्टूडेंट इज असाइन ए कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ बुक्स, और हर एक स्टूडेंट को मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को अगर दो बुक मिल रही है तो वो दोनों बुक कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी एक स्टूडेंट को अगर दो बुक मिल रही है तो उसको 12, 34 एक साथ मिलेंगे, या फिर 34, 67 एक साथ मिलेंगे, 67 या 90 एक साथ ही मिलेंगे। जो आस पास वाले दो नंबर है वो साथ ही में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक एक 12 मिल गया एक 90 मिल गया, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर किसी एक स्टूडेंट को दो बुक मिल रही है तो वो 12 और 90 नहीं मिल सकती। 12 34 मिल सकती है, 34 67 मिल सकती है, 67 और 90 मिल सकती है। मीन्स वो कंटिन्यूस सीक्वेंस में होनी चाहिए बुक्स। नो बुक इज असाइंड टू मोर देन वन स्टूडेंट। और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि कोई एक बुक जो है वो दो स्टूडेंट के पास नहीं जानी चाहिए। मतलब लेट सपोज ये जो 12 पेज वाली बुक है वो ऐसा नहीं है कि एक K1 के पास भी चला गया और K2 के पास चला गया, मतलब दो स्टूडेंट के पास एक बुक नहीं जानी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइंड टू एनी स्टूडेंट। यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो है असाइन हो रहा है किसी भी स्टूडेंट को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस किसी स्टूडेंट को जो असाइन हो रहा है हमें फाइंड आउट करना है उसमें से मिनिमम। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, अभी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो स्टूडेंट को असाइन हो रही है उसमें से मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है। इन अदर वर्ड, out of all possible allocation, find the arrangement where the student who receive the most pages still has the smallest possible maximum। ये वही बात कह रहा है कि जो भी मैक्सिमम नंबर पेजेस जो भी स्टूडेंट असाइन हो रहे हैं उसमें से हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे रिटर्न -1 इफ ए वैलिड असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपका वैलिड आंसर नहीं आ रहा है उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। एंड एलोकेशन और अलॉटमेंट शुड बी इन कंटिन्यूअस ऑर्डर, और जो भी अलॉटमेंट होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली एग्जाम्पल जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं इस पहले एग्जाम्पल को आप लेके आपको इसे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल ले रखी है, ये पहला वाला। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास एरे है और k इज इक्वल टू 2 जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है दो स्टूडेंट हमारे पास है। अब हम बुक्स को कैसे एलोकेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को। लेट सपोज जो पहला स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट को मैंने 12 वाला बुक दिया, 12 पेजेस वाला बुक दिया, और बाकी जितने भी पेजेस वाले बुक्स हैं वो बुक मैंने सेकेंड वाले स्टूडेंट को एलोकेट करा दिया। ओके, तो इस केस में पहले वाले बच्चे को मिला 12 और दूसरे वाले स्टूडेंट को मिला 191 पेजेस। तो अगर मैं इन दोनों स्टूडेंट में से पेजेस देखूं किसके मैक्सिमम है, ठीक है, तो मैक्सिमम पेज किसका है, सेकंड वाले का। क्या है, 191। अब ये तो पहले तरीके से हमने क्या किया, एलोकेट किया बुक्स को। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं पहला बुक और दूसरा बुक, और ये कंटिन्यूअस में होना चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट 1 को एलोकेट कर रहा हूँ इसको।
तो यहाँ पे जो टोटल पेजेस हो गए, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 46 आएगा। इसका मतलब कि स्टूडेंट वन को हम 46 पेजेस दे दिए और दूसरे स्टूडेंट को हम ये दोनों बुक कंटिन्यूअस में दे रहे हैं, 67 पेज वाली और 90 पेज वाली, और ये टोटल पेज हो गया 157 पेज हो गया। तो इन दोनों में से अगर हम मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम क्या आया, 157 हो गया। क्यों? अच्छा, हम मैक्सिमम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू एनी स्टूडेंट। जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पेजेस जो है असाइन हो रहा है स्टूडेंट को, उसमें से हमें क्या करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो हम पहले मैक्सिमम अभी देख रहे हैं। अब देखिए, ये दो तरीके से हमने बुक को असाइन किया स्टूडेंट्स को। अब तीसरा वे क्या हो सकता है कि हम तीन कंटिन्यूअस वे में बुक जो है असाइन करें स्टूडेंट वन को, और एक जो बुक है वो स्टूडेंट टू को हम असाइन कर दें। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि जो स्टूडेंट वन है उसके पास 113 पेजेस हो जाएंगे और दूसरे स्टूडेंट के पास 90 पेजेस हो जाएंगे। तो इन स्टूडेंट वन और टू में से अगर हम देखें तो किसके पास ज्यादा पेजेस हैं, तो वो स्टूडेंट वन के पास है। वो कितनी है, 113 है। तो ये जो है वो आपकी मैक्सिमम पेजेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो मतलब हम जब असाइन कर रहे हैं बुक असाइन करने के दौरान कितना जो है मैक्सिमम पेजेज असाइन हो रही हैं स्टूडेंट्स को, अगर हम पॉसिबल वे में असाइन कर रहे हैं बुक्स को। मतलब देखिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट को, मतलब सारे स्टूडेंट को असाइन भी होना चाहिए बुक। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट को बुक ही नहीं मिले और किसी को पूरा मिल गया, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सारे स्टूडेंट को बुक्स असाइन करना है। असाइन करने के बाद हम देख रहे हैं किसके पास मैक्सिमम पेजेस हैं। तो मैक्सिमम पेजेस जो भी आए हैं, ठीक है, मैक्सिमम पेजेस यहाँ पे असाइन होने के बाद, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू एनी स्टूडेंट, यहाँ पे असाइन कर दिया हमने मैक्सिमम। अब उसमें से हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों में से मिनिमम क्या है, 113, ठीक है। और यही 113 हमारा क्या है, आंसर है। यही हमको रिटर्न करना है। जैसा देखिए इस एग्जाम्पल में, इसमें हमने देखा और यहाँ देखिए 113 आंसर आ रहा है। यही हमको यहाँ पे आंसर में देना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको, ये बाइनरी सर्च का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व इस प्रकार से करते हैं कि देखिए, बाइनरी सर्च को अगर हमें लगाना है तो बाइनरी सर्च लगाने से पहले हमें एक सर्च स्पेस की जरूरत होती है कि हम किस सर्च स्पेस पे हम उस बाइनरी सर्च को लगाएं। तो सर्च स्पेस हमारा क्या होगा, सर्च स्पेस का मतलब कि हमारे पास एक एल और एक एच वैल्यू होनी चाहिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ कि अ, ऐसा करता हूँ कि किसी स्टूडेंट को मैंने बुक असाइन ही नहीं किया, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें एक बुक जो कि असाइन करना है एक स्टूडेंट को, लेकिन हम अपने सर्च जो स्पेस है उसके लिए हम क्या कर देते हैं, जो एल है, जो सबसे छोटी वैल्यू ले रहे हैं, हम उसको 0 ले रहे हैं। इसका मतलब हम किसी स्टूडेंट को एक भी पेजेस मतलब असाइन ही नहीं कर रहे हैं। और जो h है वो हम h क्या ले लेते हैं, सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो उस केस में h हम क्या लेते हैं कि हमने सारी बुक्स, ये जो चारों बुक है, हमने असाइन कर दिया किसी एक स्टूडेंट को। तो उस केस में जो h हो जाएगा वो आपका ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स का सम हो जाएगा। और अगर हम इन एलिमेंट्स का सम करेंगे तो वो आपका आएगा 203। तो यही यहाँ पे मैंने किया है, एल को मैंने 0 ले लिया है। इसका मतलब मैंने एक भी पेजेस जो है असाइन नहीं किया किसी स्टूडेंट को। और यहाँ पे एच जो है, यहाँ पे मैंने, अगर सारे पेजेस को सम करेंगे तो वो 203 आएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने सारे पेजेस को या फिर सारे बुक्स को मैंने क्या किया, असाइन कर दिया किसी एक स्टूडेंट को। जो कि ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है हमारे कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट देखें तो हमें बुक जो है किसी हर स्टूडेंट को मतलब असाइन करनी ही है। लेकिन हम यहाँ पे सर्च अपने स्पेस को सिंपल रखने के लिए, ताकि हम बाइनरी सर्च आसानी से परफॉर्म कर सके और हमें आसानी से समझ में आ सके, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इसको 0 और इसको मैंने क्या किया, हाईएस्ट किया है। मतलब सारे पेजेस मैंने ले लिए हैं, जो पूरे बुक्स हैं उस बुक्स में से सारे मैंने पेजेस ले लिए हैं। कि ये मैं, देखिए, मतलब जो मैक्सिमम केस हो सकता है यही हो सकता है कि हम सारे पेज को असाइन कर दिए, और जो मिनिमम हो सकता है कि हमने किसी को पेज ही नहीं असाइन किया कुछ, ठीक है। तो ये हमारा एल और एच हो गया। अब हम यहाँ पे अपने बाइनरी सर्च को इसी सर्च स्पेस में हम क्या करते हैं, लगाते हैं। एल आपका 0 और एच आपका 203। तो अब बाइनरी सर्च में हमारा एल और एच मिल गया। अब जब एल और एच मिल जाता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मीड फाइंड आउट करते हैं। तो मीड यहाँ पे क्या है, अगर हम 0 प्लस
203 करते हैं और बाई 2 करते हैं तो मीड आपका 101 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मीड होगा। अब देखिए, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमने मीड फाइंड आउट किया है, क्या ये पॉसिबल है कि मतलब हम इसको इस मीड से कम जो भी पेजेस हैं हम क्या असाइन कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स को कि नहीं। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, इज पॉसिबल। अब देखिए, हमारी जो बुक्स हैं वो 4 है और बुक्स की जो पेजेस है वो ये है, जैसा कि हमारा पहले वाले एरे में दिया 12, 12, 34, 67, 90। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिया 12, 34, 67, 90। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सबसे पहला बुक है वो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 12, हम पहले ये जो मैं पहला दूसरा और तीसरा लिखा हूँ ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया 12, ये जो 12 पेज वाली बुक है मैंने अभी ये मत देखिए, ये सब जो मैंने लिख रखा है ना ये मत देखिए अभी 34, 67, यहाँ पे 67, 90 ये अभी मत देखिए। पहले मैंने क्या किया 12 मैंने इसको असाइन कर दिया, 12 पेज वाली बुक मैंने असाइन कर दी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो 12 है क्या लेस देन मिड है, हाँ ये तो है इससे लेस देन। इसका मतलब हम ये जो 12 वाले पेज वाली बुक है हम इस पहले स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं असाइन कर सकते हैं। अब 12 में मैंने 34 ऐड किया, ठीक है, क्योंकि अभी लेस देन है ना, तो हम अब दूसरे वाले भी बुक उठा रहे हैं तो 34 और जब 12 हम ऐड करेंगे तो आएगा 46। 30 अभी ये सिर्फ दो ही वाली वैल्यू देखिए, ये तीसरे मत देखिए, सिर्फ दो ये 34 और 12 अगर हम ऐड करेंगे तो ये 46 आएगा। तो क्या 46 जो है लेस देन है मिड से, हाँ लेस देन है। इसका मतलब कि हम इस 34 को भी हम पहले वाले बच्चे को असाइन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम 67 अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, अब हम इसमें 67 प्लस कर रहे हैं तो अब 67 प्लस करने पे आ जाएगा इसका सम 113 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या 113 जो है वो लेस देन इक्वल टू मिड है, नहीं। इसका मतलब ये वाली बुक हम क्या कर सकते हैं पहले वाले बच्चे को असाइन नहीं कर सकते हैं, ये बुक हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको नहीं दे सकते तो हम दूसरे वाले बच्चे को देंगे। ठीक है, हम अब देखिए दूसरे वाले जो बच्चे को हम देंगे तो हम दूसरे वाले बच्चे में हम देख रहे हैं क्या 67 लेस देन है मिड से, हाँ ये तो लेस देन है, इसका मतलब ये ओके है। अब हम इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे 90। ठीक है, इसमें हम जब प्लस करेंगे 90 तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें मैंने प्लस किया 90। अच्छा, 67 और 90 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 157 आएगा। क्या 157 जो है 101 से लेस है, नहीं। इसका मतलब हम 90 वाला जो है बुक सेकेंड वाले बच्चे को असाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब 90 वाला बुक हमें क्या करना होगा तीसरे वाले बच्चे को असाइन करना होगा, यानी ये 3 पार्टीशन यहाँ पे बन गए तीसरे वाले बच्चे को। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा तो कोई यहाँ बच्चा है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, सिर्फ 2 ही बच्चे को हमें असाइन करना है। तो इस केस में इसका ये मतलब हो गया कि ये जो मीड है ये नॉट पॉसिबल का केस है, यानी ये यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से हम बुक्स को असाइन नहीं करा पा रहे हैं बच्चों में, बांट नहीं पा रहे हैं, तो ये नॉट पॉसिबल का केस होगा। अच्छा, जब ये नॉट पॉसिबल का केस होगा इसका मतलब 101 जो है आपका नॉट पॉसिबल है, यानी आंसर नहीं हो सकता। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर ये आंसर नहीं हो सकता तो इससे छोटी वाली जो भी वैल्यू होंगी जैसे 100, 98 तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इससे छोटी वैल्यू अगर नहीं पॉसिबल है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने L को मिड प्लस 1 करना होगा, यानी हमें बड़ी वैल्यू की तरफ जाना होगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है L इज इक्वल टू मिड प्लस 1 किया है, मैं बड़े वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम L को क्या करेंगे मॉडिफाई, तो L आपका क्या हो जाएगा आपका मिड प्लस 1 हो जाएगा, तो मिड यहाँ पे क्या है 101, तो अब L आपका हो जाएगा 102 हो जाएगा और H आपका जो है 203 वही का वही रहेगा। ठीक है, तो आपकी L और H की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, तो अब हम मीड फिर से फाइंड आउट करेंगे, तो अगर हम L प्लस H करेंगे तो मीड आपका क्या आ जाएगा 152.5, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो आपका 152.5 आएगा मीड। ओके, अब हम इस मीड को देख रहे हैं कि ये क्या ये पॉसिबल मतलब मीड है कि नहीं, कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ये हमारे सारे पेजेज हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं पहला वाला जो 12 पेजेस वाला है पहला स्टूडेंट को मैंने इसको एलोकेट कराया कि हाँ इस 12 को मैंने, अभी ये नंबर मत देखिएगा, ठीक है, ये वाले नंबर मत देखिएगा। 12 पेज मैंने इसको एलोकेट कराया तो क्या मैं देख रहा हूँ क्या ये 152.5 से छोटा है 12, हाँ ये तो छोटा है, इसका मतलब हम इसको एलोकेट करा सकते हैं। ठीक है, अब हमने 12 में 34 ऐड किया तो ये आपका 46 आ गया। तो अब 46 हम देख रहे हैं क्या ये लेस देन इक्वल टू 152.5 है,
हाँ है, इसका मतलब हम 34 को भी क्या कर सकते हैं, पहले वाले स्टूडेंट को ये बुक एलोकेट करा सकते हैं। अगर हम फिर इसमें +67 करेंगे तो इसका तीनों का सम जो है 113 आएगा, और 113 जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू मिड है। इसका मतलब हम 67 पेज को भी हम पहले स्टूडेंट को एलोकेट करा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 12 + 34 67, और ये 90 भी हम इसको पहले वाले को एलोकेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका सम आ जाएगा 203, जो कि ग्रेटर है 152 से। तो इस केस में मतलब हम 90 वाले पेज को एलोकेट इसको नहीं करा सकते, तो 90 वाले पेज को हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टूडेंट को एलोकेट कराना पड़ेगा, और दूसरा जो है 90 वो लेस देन 152 है। तो इसका यहाँ पे ये मतलब है हमारे जितनी भी बुक्स थे वो एलोकेट हो गए। यहाँ पे दो पार्टीशन हुआ, ये वाली बुक सारी पहले स्टूडेंट को और ये वाली दूसरे को। तो ये इसका मतलब ये एलोकेट हो गया, और जब ये एलोकेट हो गया बुक्स मतलब असाइन हो गई, तो ये मतलब पॉसिबल केस आ गया, यानी ये मिड हमारा ठीक काम कर रहा है। ओके, यानी ये पॉसिबल केस हो गया। तो जब पॉसिबल केस हो जा रहा है तो उस केस में हम अपने एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे और उस आंसर के अंदर अपने मिड को स्टोर करा लेंगे कि हाँ ये पॉसिबल हमारा केस आ रहा है, इसको हम आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये पॉसिबल केस हो रहा है, यानी 152 पे हमारा आंसर आ रहा है। तो ये तो पक्का होगा कि 153 जो भी इससे बड़ी वैल्यू होंगी उस पे भी आएंगी आंसर। अगर इस पे हमारा आंसर आ रहा है, यानी हमारा इसमें असाइन हो जा रहा है पेजेस, तो ये पक्का है कि बड़ी वैल्यू पे भी असाइन होगा। तो लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम अपने क्या करेंगे, हम अब इधर से उठ के ये वाला रेंज नहीं लेंगे, ये वाला जो पार्ट है हम इसको नहीं लेंगे, हम इधर आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो h पहले क्या था, 203 था, अब वो मिड -1 हो जाएगा, और मिड कितना था मेरा 152। तो 152 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो 151 हो जाएगा। तो अगर h अब मेरा क्या हो गया, 151 हो गया, l जो हो गया 102 हो गया। ठीक है, एल जो पहले था वही का वही रहेगा। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एल और एच फिर से एक नई एल और एच आ गई, और फिर से हम यहाँ पे मिड फाइंड आउट करेंगे, तो वो 126.75 होगा, जो कि हम 126 लेंगे क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू यहाँ पे हम ले रहे हैं ना, तो ये 126 होगा। अब फिर से हम इसे चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अगर देखिए हम इसको दो पार्ट में यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, तो इनका सम कितना आ रहा था, 113 आ रहा था पहले। तो 113 जो है वो लेस देन जो है 126 है, इसका मतलब ये तीनों बुक जो है पहले स्टूडेंट को असाइन हो सकती है, और जो दूसरी बुक है जो 90 लेस देन है ये भी 126 है, तो दूसरी वाली बुक भी जो है सेकंड स्टूडेंट को असाइन हो जा रही है। तो इस केस में जो है ये वाला मिड पे, इस मिड पे आपकी जितनी भी बुक्स है वो सारे स्टूडेंट को असाइन हो जा रही हैं, और वो जो तीनों कंडीशन थी उन तीनों कंडीशन के साथ, इसका मतलब ये मिड जो है ये पॉसिबल आंसर हमारा हो सकता है। अच्छा, ये अगर पॉसिबल है तो इस केस में हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। पहला हमने आंसर क्या लिया था, 152 लिया था, अब उसको हम अपडेट करके 126 कर देंगे, क्योंकि ये भी एक पॉसिबल केस है। अच्छा, यहाँ पे जब ये पॉसिबल केस हो रहा था तो इससे बड़े वाले पे भी ये पॉसिबल होगा, तो इसका मतलब अब हमें बड़े वाले पे चेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो हम बड़े वाले पे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, बड़े वाले पे चेक नहीं करें। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले रेंज में आएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू मिड -1 करेंगे। तो h आपका पहले क्या था, 152 था, तो अब क्या हो जाएगा वो 126 में से -1 यानी 125 हो जाएगा। तो आपका ये h हो गया, और ये l वही का पहले वाला ही रहा। अब हमारे पास L और H नई वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम मीड क्या करेंगे, फिर से फाइंड आउट करेंगे। तो मीड अगर हम इन दोनों को सम करके बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 113 आ जाएगा। अब हम ये चेक करेंगे फिर से कि इज पॉसिबल है कि नहीं। अब देखिए इसको अगर हम फिर से दो पार्ट में, जैसा कि हमने पहले किया था, तो इसका सम जो होता है वो 113 होता है, जो कि लेस देन इक्वल टू मीड है। तो इसका मतलब इसको हमने पहले वाले स्टूडेंट को असाइन कर दिया, और दूसरी बुक जो 90 है उसको मैंने दूसरे वाले स्टूडेंट को असाइन कर दिया। तो ये पॉसिबल केस है। तो जब पॉसिबल केस आता है तो 113 है वो आपका आंसर में स्टोर हो जाएगा, और ये जब पॉसिबल है तो बड़े वाला भी जो होगा ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो हम अब बड़े वाले पे चेक नहीं करेंगे, अब अपने हम एल वाले भी चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एच हो जाएगा वो मिड -1 हो जाएगा। तो अब एच जो हो गया वो पहले मिड क्या था, 113 था, तो अब 113 में से एक माइनस करेंगे तो 112 हो जाएगा। तो एच आपका 112 हुआ, और जो एल जो पहले का पहला था वही था। अब यहाँ पे हम फिर से मिड फाइंड आउट करेंगे।
तो जब मिड फाइंड आउट करेंगे तो 107 आएगा, इन दोनों को हम सम करके बाई 2 करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो मिड है ये पॉसिबल है कि नहीं, तो हम फिर से यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 12 देखते हैं तो 12 जो है वो लेस देन 107 है, इसका मतलब जो 12 है वो मतलब बुक असाइन हो सकती है पहले स्टूडेंट को। 12 प्लस 34 करते हैं तो वो आता है 46, 46 जो है लेस देन इक्वल टू 107 है। तो इसका मतलब ये दोनों बुक हम क्या कर सकते हैं, पहले स्टूडेंट को असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम 67 अगर हम ऐड करते हैं तो वो 113 आएगा, जो कि ग्रेटर देन है 107 से। इसका मतलब हम 67 जो है वाली बुक है, 67 पेज वाली जो बुक है वो पहले स्टूडेंट को असाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो हम दूसरे स्टूडेंट को असाइन करेंगे। अब देखिए, दूसरे स्टूडेंट को हमने असाइन किया तो 67 जो है वो लेस देन 107 है, इसका मतलब ये असाइन हो गया। लेकिन अब इसे हम 90 भी अगर असाइन करने जाते हैं तो 67 प्लस 90 157 होता है, जो कि ग्रेटर देन हो जाएगा 107 से। इसका मतलब हम 90 वाला जो है सेकेंड स्टूडेंट को असाइन नहीं कर सकते, तो इसे हमें मतलब 3 पार्ट में बांटना होगा, 3 स्टूडेंट को मतलब असाइन करना होगा। लेकिन 3 स्टूडेंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल केस नहीं हो सकता है। तो ये जब नॉट पॉसिबल है तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। 107 पे पॉसिबल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमें बड़ी वैल्यू पे जाना होगा, कि हो सकता है शायद बड़ी वैल्यू पे वो पॉसिबल हो। तो इस केस में देखिए, अगर 107 पे वो नहीं हो रहा है पॉसिबल, तो इससे छोटी वैल्यू पे भी पॉसिबल नहीं होगा, तो हमें बड़ी वैल्यू पे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे l इक्वल टू मिड प्लस 1 किया है। तो आपका अब क्या होगा, l जो हो जाएगा, मिड क्या था 107, तो अब जो l हो जाएगा वो 108 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नई l और h की वैल्यू हो गई। अब हम मीड निकालेंगे, इन दोनों का सम करके बाई 2 करेंगे तो मीड हमारा 110 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे इसे फिर से पॉसिबल है या नहीं। अब देखिए, इन दोनों का सम आता था 46 जो कि लेस देन है, लेकिन अगर हम इससे सब प्लस करेंगे तो 113 आएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू आपका मीड नहीं है। तो इसका मतलब हम 67 पहले वाले स्टूडेंट को असाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरे वाले को हमने 67 असाइन किया, और 67 प्लस 90 हम जब करते हैं तो वो 157 आता है। इसका मतलब 90 जो है हम दूसरे वाले को असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे हमारे 3 स्टूडेंट की जरूरत पड़ जाएगी, जैसा कि हमने पिछले किया था। यानी ये भी पॉसिबल केस नहीं है। जब ये पॉसिबल केस नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हटा देंगे। अब हम बड़ी वैल्यू पे जाएंगे, तो l इज इक्वल टू फिर से मीड प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका l जब मीड प्लस 1 हो जाएगा तो आपका l जो हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, मीड 110 था, तो अब जो l हो गया वो 111 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम सम करेंगे तो आपका मिड आ जाएगा 111 आएगा, 111 आएगा। और फिर से ये नॉट पॉसिबल वाला केस है। आप, मैंने इसको कई बार बता दिया है, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये पॉसिबल अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 100, ये 46 आएगा, ठीक है, लेस देन है। लेकिन यहाँ पे 67 जब हम ऐड करेंगे तो 113 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसे 3 मतलब स्टूडेंट्स को डिवाइड करना होगा, बुक्स को जो है बांटना होगा। तो ये नॉट पॉसिबल का केस है। इस केस में हम क्या करेंगे, फिर से छोटी वाली वैल्यूज हम नहीं लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू की तरफ जाएंगे, l इज इक्वल टू मीड प्लस 1 करेंगे। आपका l जो हो गया, अब इस केस में क्या हो गया, 112 हो गया। एच भी आपका 112 है, तो इस केस में हम मीड निकालते हैं तो 112 ही आएगा। अब फिर से चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अब देखिए, अगर हम 3 बुक को एक साथ लेके स्टूडेंट को असाइन करते हैं पहले वाले को, तो वो आ जाएगा 113, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें सिर्फ 2 ही बुक हम स्टूडेंट 1 को दे सकते हैं, और 67 और 90 का प्लस करेंगे तो वो 157 आ जाएगा। इसका मतलब हम दूसरे बुक को ये दोनों बुक नहीं दे सकते, हमें एक ही देना होगा, जिससे हमारा एक बुक बच जा रहा है, ठीक है। जब ये बच जा रहा है तो ये नॉट पॉसिबल का केस है। इसके इस केस में हम क्या करेंगे कि ये वाली हम वैल्यू नहीं लेंगे, और यहाँ पे हम l को अपने मिड प्लस 1 करेंगे। और जब हम l इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करेंगे तो आपका l जो हो जाएगा 112 प्लस 1 113 हो जाएगा, ठीक है, 113 हो जाएगा, और h आपका 112 ही है। तो इस केस में आपका क्या हो गया कि जो l हो गया वो ग्रेटर देन h हो गया। तो इस केस में हमारा जो लूप होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हम अपने वाइल लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जब बाहर हो जाएंगे तो हमने आंसर में जो पहले स्टोर किया था, हमने आंसर में क्या स्टोर किया था, यहाँ पे ये, यही आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल मैंने पहला वाला लिया था, ये पहला वाला लिया था, जो कि यहाँ पे देखिए, ये जो पहला वाला है इस केस में भी 113 आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे भी आपका 113 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे पॉसिबल है, और यहाँ पे आपकी ये जो मिड वैल्यू है ये आपकी पॉसिबल आंसर है, ठीक है। ये जो पूरा मैक्सिमम था,
इनमें से मैक्सिमम में से ये जो है आपकी 113 जो है वो आपकी क्या थी, मिनिमम वैल्यू है। ठीक, अब देखिए ये हम बाइनरी सर्च कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी कम हो जा रही है, और ये जो अभी इस टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मैं एक्सप्लेन करूंगा कोड, जब मैं करूंगा कोड के थ्रू तो वो बेटर होगा। अब पहले सबसे पहले हम यहाँ पे अब कोड ही कर लेते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अब हम इसको कोड करते हैं। तो कोड हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल n ले लेंगे जो कि आपके एरे के साइज को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, और एक हम यहाँ पे बेस कंडीशन ले लेते हैं कि एक ऐसा भी केस हो सकता है कि जो k है आपके जो स्टूडेंट है, अगर k ग्रेटर देन हो गया n से, ठीक है, एरे के साइज से, मतलब हमारे पास स्टूडेंट हो गया 5 और बुक है हमारे पास 2 ही, तो उस केस में हम सभी स्टूडेंट को बुक तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 5 स्टूडेंट है और 2 बुक है, सिर्फ हम 2 ही स्टूडेंट को दे पाएंगे। तो ये आपका मतलब नॉट पॉसिबल वाला केस है। ठीक है, यहाँ पे हम हर स्टूडेंट को असाइन नहीं कर पाएंगे बुक, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एल को 0 ले लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। एल को यहाँ पे हमने ये रहा, एल को 0 लिया था और एच को क्या लिया था, सारे एलिमेंट्स का सम, सभी एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे सम कर दिया था। ठीक है, और इंट एच, एच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एच को मैंने पहले भी शुरू में 0 किया है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दूंगा, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और एच को यहाँ पे मैं प्लस इक्वल टू करूंगा एरे ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे एच को मैंने सारा नंबर ले लिया। यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों किया, मतलब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सारी बुक किसी एक स्टूडेंट को एलोकेट करा रहा हूँ और कोई एक भी बुक नहीं, मतलब कि किसी स्टूडेंट को एक भी बुक नहीं दे रहा हूँ, जो कि ये मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अपने सर्च स्पेस को सिंपल करने के लिए किया है। तो यहाँ पे मेरा एल और एच हो गया। फिर उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे एक मैं आंसर ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपना स्टोर करूंगा। सबसे पहले इसको शुरू में मैं -1 दे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वाइल लूप लगाऊंगा जो कि एल इज लेस देन इक्वल टू एच होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मिड फाइंड आउट करूंगा। मिड जो हो जाएगा आपका एल प्लस एच माइनस एल बाई 2। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, एल इस प्रकार से मैं क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, सो दैट कि जो हमारी इंटीजर की रेंज हो जाती है वो प्लस करने पे बड़ी हो जाती है, मतलब उसके रेंज से बाहर हो जाती है, तो उस चीज से बचने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ इज पॉसिबल, मतलब हमने जो जिस मीड को फाइंड आउट किया है क्या उस मीड वो वाला पॉसिबल है कि नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे मीड फाइंड आउट कर रहे थे, फिर चेक कर रहे थे कि हम क्या सारी बुक्स प्रॉपर तरीके से असाइन कर पा रहे हैं स्टूडेंट को कि नहीं, तो वही वाली कंडीशन है इज पॉसिबल, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। तो इज पॉसिबल चेक करूंगा तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपना एरे दे दूंगा, साइज दे दूंगा, के दे दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और मीड दे दूंगा। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है, ठीक है, जैसा यहाँ पे हम देख रहे थे कि हाँ ये वाले केस में कि ये मिड अगर पॉसिबल है तो आंसर के अंदर ये मिड स्टोर करा देंगे और अपने एच को जो है वो मिड -1 कर देंगे। तो आंसर के अंदर मैंने क्या किया, मिड को स्टोर करा दिया और जो एच है उसको मैंने मिड -1 कर दिया। और फिर एल्स वाले केस में मैं क्या करूंगा, जब मैं पॉसिबल नहीं था, ठीक है, जब पॉसिबल नहीं था, जैसा कि इस केस में जब नॉट पॉसिबल था तो एल इज इक्वल टू मैं मिड+1 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली एल इज इक्वल टू मिड+1 कर दूंगा। ठीक है, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा। अब सिर्फ हमें एक चीज लिखनी है, ये फंक्शन जो है इज पॉसिबल वाली फंक्शन। ओके, तो इज पॉसिबल वाली ये जो है हम बुलियन लेंगे। ठीक है, इज पॉसिबल, यहाँ पे मैंने 3 एस लिख दिए हैं, एक हटा देते हैं, इज पॉसिबल, और यहाँ पे क्या है, वेक्टर इंट ए आर, और फिर यहाँ पे इंट एन, इंट के, इंट मीड। ओके, तो अब ये इज पॉसिबल वाला हम कंडीशन अब हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई इज पॉसिबल वाला देख लेते हैं। हाँ, ये वाला देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस पॉसिबल वाले केस में हम सबसे पहली वाली जो बुक है वो असाइन कर रहे हैं पहले वाले स्टूडेंट को। ठीक है, यानी पहला वाला स्टूडेंट तो यहाँ पे इन्वॉल्व है ही। हम पहले वाले स्टूडेंट को पहले क्या करेंगे, इसको असाइन करेंगे। तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं इंट, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट काउंट को। ठीक है, तो स्टूडेंट काउंट में 1 ले रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट में भी जो दिया है के जो है वो 1 के इक्वल तो है ही, मतलब लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो एक स्टूडेंट यहाँ पे है ही। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा एक वेरिएबल ले लूंगा पेज काउंट। ठीक है, अब देखिए पेज काउंट में शुरू में क्या कर रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। जैसे पहले वाली पेज को मैंने क्या किया, असाइन किया पहले वाले स्टूडेंट को, तो शुरू में मैं पेज काउंट जो है 0 ले रहा हूँ और एक फॉर लूप लगा रहा हूँ इस वाले एरे को ट्रैवर्स करने के लिए, ताकि मैं नंबर ऑफ पेजेज काउंट कर सकूं। अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ जो पेज काउंट है, ठीक है, और प्लस प्लस एरे ऑफ आई है, ठीक है, अगर ये लेस देन इक्वल टू मिड है, ठीक है, अगर लेस देन, जैसे ये पेज काउंट मैंने 0 लिया है और एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ जो आई है वो पहले क्या होगा, यहाँ पे 12 होगा। तो यहाँ पे एरे ऑफ आई और जो है 12 प्लस 0, क्या ये लेस देन है मिड से? हाँ है। अगर ये लेस देन मिड है तो हम क्या करेंगे, इसको हम अपने पेज काउंट में प्लस करते ही जा रहे हैं, मतलब पहले वाले स्टूडेंट को इसको हम असाइन करते ही जा रहे हैं। जैसे अब देखिए, जैसे यहाँ पे 34 है, 34 को जब मैंने इसमें ऐड किया तो ये 46 आया, तो 46 अभी भी क्या है, लेस देन है 152 से। तो अब क्या कर रहे हैं, हम पेज काउंट को भी अभी बढ़ाते ही जा रहे हैं। अब देखिए इसमें जब हम 67 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 113 हो जाएगा, 113, जो कि लेस देन है इससे। तो इसको भी हमने क्या किया, इसी के साथ अभी प्लस ही किया है। ठीक है, इसके साथ भी हमने इसको प्लस करते जा रहे हैं, यानी अपने पेज काउंट को बढ़ाते ही जा रहे हैं। पेज काउंट में जो है एरे ऑफ आई को हम इसमें प्लस करते ही जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक देखिए यहाँ तक हमने इसको प्लस किया, लेकिन अब जैसे हम 90 ला रहे हैं, इसमें 90 हमने ऐड किया तो ये हो गया 103 हो गया, जो कि ग्रेटर देन हो गया 152 को। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अब इसका मतलब ये वाला पेज हम, ये वाला जो बुक है वो हम पहले स्टूडेंट को नहीं दे सकते, तो ये हम दूसरे स्टूडेंट को देंगे। तो इस केस में हम एल्स वाले केस में हम क्या करेंगे, एल्स वाले केस में क्या करेंगे, हमारा दूसरा स्टूडेंट आ गया, तो इसका मतलब हम अपने स्टूडेंट काउंट को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा दूसरा वाला जो है स्टूडेंट वो आ गया। और जब दूसरा वाला स्टूडेंट आ गया तो अब जो पेज काउंट होगा, ठीक है, जो पेज काउंट होगा, अब वो पेज काउंट आपका क्या हो गया, अब पेज काउंट आपका 90 हो गया। अब पहला वाला नहीं हो गया, पहले वाले हमने इसको इतना तो हमने क्या कर असाइन कर दिया पहले वाले स्टूडेंट को। अब हमारा पेज काउंट जो है, अब दूसरे हम स्टूडेंट को जैसे हमने उसको असाइन कर दिया, तो अब पेज काउंट जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब पेज काउंट क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे और एलिमेंट्स होते तो फिर हम 90 से ऐड करना शुरू करते ना, 90 अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 होता तो हम 90 में फिर प्लस करते यहाँ पे 10, और फिर से हम उसको कंपेयर करते कि ये लेस देन इक्वल टू है कि नहीं मिड को, मतलब हम इसको असाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो आपका यहाँ पे जो पेज काउंट हो जाएगा वो आपका चेंज हो जाएगा, एरे ऑफ आई ही हो जाएगा। आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पेज काउंट कैसे एरे ऑफ आई हो रहा है। यहाँ पे मैंने मतलब उसको चेंज ही कर दिया। अब पेज काउंट को इससे मतलब नहीं है, अब इससे मतलब नहीं है, अब हम दूसरे स्टूडेंट के पास चले गए तो अब पेज काउंट वहां पे फिर से हम 90 से शुरू होगा। ठीक है, 90 से शुरू होगा, और अगर ये मतलब कि अभी ये लेस देन होगा मिड से, तो इस केस में हम और भी प्लस करते जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 होता तो हम यहाँ पे 10 प्लस करते, और होता तो और ऐड करते, और फिर अगर ग्रेटर हो जाता तो फिर हम फिर तीसरा स्टूडेंट लेते। तो वो चीज है। और इस चीज से करने से पहले हम एक कंडीशन यहाँ पे और चेक कर लेंगे कि हमारा अगर स्टूडेंट काउंट अगर ग्रेटर देन के से है, के से अगर बड़ा हो जा रहा है, या फिर एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा जो एरे ऑफ आई है वो अगर ग्रेटर देन हो जा रहा है मीड से। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई मेरा एरे आ गया, मान लेता हूँ यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, अब ये 167 है और 167 क्या है, ग्रेटर देन है इस मिड से। ठीक है, 167 ग्रेटर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम तो एलोकेट नहीं कर पाएंगे बुक्स को, तो उस केस में हम रिटर्न करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। ठीक है, ये यहाँ पे है नहीं, तो
एक केस है कि आपका जब स्टूडेंट काउंट जो है के से बड़ा हो जा रहा है, या फिर कोई जो है एरे ऑफ आई जो है मिड से ग्रेटर हो जा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा फॉल्स। ठीक है, इस केस में आपको रिटर्न करना होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपका स्टूडेंट जो है काउंट के से बड़ा हो गया, या फिर कोई एरे ऑफ आई जो है मिड से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में आपको रिटर्न करना होगा फॉल्स। और ये पेज काउंट जो हो जाएगा, अब हम अपने स्टूडेंट काउंट को बढ़ा दिया, यानी अब दूसरे स्टूडेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो पेज काउंट जो हो जाएगा आपके एरे ऑफ आई हो जाएगा। मतलब अब 90 हो गया पेज काउंट। अब जो है 113 नहीं रह गया, क्योंकि इन सबका सम क्या था, 113 था, अब 113 नहीं रह, अब 90 हो गया। तो वही चीज है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ तक अगर हम आ रहे हैं और रिटर्न अगर फॉल्स हो जा रहा है तो वो ठीक है। अगर नहीं यहाँ पे हो रहा है, यानी इस वाले लाइन में हम आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रिटर्न ट्रू करना होगा। मतलब ये पॉसिबल है केस, यानी यहाँ पे हम असाइन कर पा रहे हैं, जो भी बुक्स है हम उसको आसानी से असाइन कर पा रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये काम कर रहा है, अब इसे हम सबमिट करते हैं। तो ये सारे टेस्ट केस इसमें पास हो गए। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसमें मैं कर क्या रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे मैं बाइनरी सर्च को यूज कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा इसमें log n सम ऑफ एरे। क्यों? क्योंकि ये जो h है, h जो है मेरा क्या है, पूरा एरे का सम है। और जीरो से लेके पूरा जो सम ऑफ एरे, सम ऑफ मतलब सारे एलिमेंट्स का जो है सम है, वो जो h है, इसी के ऊपर मैं अपना बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। इसलिए जो इस केस में मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, वो लॉग ऑफ सम ऑफ एरे। जो भी सम ऑफ एरे है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, मतलब इस वाले पार्ट की। और ये जो हम इज पॉसिबल वाला कंडीशन चेक कर रहे हैं, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो इस केस में आपकी जो हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हो जाएगी आपकी बिगो ऑफ एन लॉग सम ऑफ एरे। जो भी एलिमेंट है एरे के अंदर, वो सब सारे सम कर दिया, और ये जो इज पॉसिबल वाला चेक कर रहे हैं, उसके उसको उसकी कंडीशन के लिए यहाँ पे, मतलब उसके लिए n इंटू लॉग ऑफ सम एरे ऑफ एरे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी ये इसकी 1 ही रहेगी। बस यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, वेरिएबल्स यूज किए हैं जो कि कांस्टेंट स्पेस लेते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और आई होप आपको कोड भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे।